हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर सरल रेखा। इस चैप्टर में वास्तव में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कक्षा 10 में आपने कुछ पढ़ी हैं और कुछ यहाँ पर नई चीजें भी आपको यहाँ पर ऐड करनी है। जो कक्षा 10 में आपने चीजें पढ़ी हैं उनको थोड़ा जल्दी जल्दी से हम रिकॉल करवाएंगे आपको। देखो, कुछ इस प्रकार से आपने पढ़ा है, जैसे कोई हमारा ये प्लेन है और इस प्लेन को 4 भागों में अगर हम बांट दें तो ये क्षैतिज रेखा है। इस क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और ये हमारा जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं। ये जहां पर ये दोनों अक्षें आपस में काटेंगी उसको हम मूल बिंदु कहेंगे। और ये दोनों रेखाओं ने पूरे प्लेन को 4 भागों में बांटा है। इस भाग को हम कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट मानी प्रथम चतुर्थांश, इसको कहेंगे दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, और ये आपका तृतीय चतुर्थांश है और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। मूल बिंदु से यहां से दाईं ओर एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा कही जाती है। ये भी कह सकते हैं कि ये एक्स अक्ष पर धन दिशा की ओर धनात्मक मान लिए जाएंगे और ये आपके एक्स अक्ष की विपरीत दिशा अर्थात ऋणात्मक दिशा है, इसलिए यहां पर ऋण वैल्यू जो एक्स की ऋणात्मक मान है वो इस अक्ष पर लिए जाएंगे। इसी प्रकार वाई अक्ष की धनात्मक दिशा ऊपर की ओर और वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा ये नीचे की ओर होती है। इस प्रथम चतुर्थांश में हम ये कह सकते हैं कि देखो, जो एक्स अक्ष पर बिंदु लिए जाएंगे मानी एक्स अक्ष पर जो दूरी चली जाएगी उस दूरी को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और जो वाई अक्ष की ऊपर की ओर दूरी चली जाएगी उसको हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और भुज और कोटि को लेकर के जो हमारा बिंदु तैयार होता है वो हमारा भुज कौमा कोटि मानी इस प्रथम चतुर्थांश में जो आपका बिंदु होता है उस बिंदु को हम कह सकते हैं कि भुज भी धनात्मक है और कोटि भी धनात्मक, मानी भुज कौमा प्लस ये बिंदु आपका कहलाएगा प्लस कौमा प्लस प्रथम चतुर्थांश में जो बिंदु होता है। जो बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में लिया जाता है उसमें देखो पहले एक्स पे चलेंगे तो ये भुज हमारा ऋणात्मक हो जाएगा और फिर इसके बाद में ये वाई अक्ष पर चलेंगे तो ये आपका जो कोटि होगा वो धनात्मक होगा। मानी द्वितीय चतुर्थांश में जो बिंदु होता है वो बिंदु होता है माइनस कॉमा प्लस, मानी भुज इसका ऋणात्मक और कोटि इसका धनात्मक होता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से यहां पे आ जाएं तृतीय चतुर्थांश में तो यहां पर देखो ये भुज आपका ऋणात्मक और कोटि आपका ये भी ऋणात्मक है। तो इस तरीके से भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक है, मानी ये बिंदु आपका जो तृतीय चतुर्थांश में होता है उसमें दोनों भुज और कोटि ऋणात्मक होते हैं, ऋण कौमा ऋण बिंदु होते हैं। इसी प्रकार यहां पर अगर हम आए तो देखो पहले एक्स अक्ष पर चलेंगे प्लस दिशा में तो ये आपका भुज कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और कोटि इसका माइनस का हो जाएगा। तो चतुर्थ चतुर्थांश में जो बिंदु होता है वहां पर भुज आपका प्लस में होता है और कोटि माइनस में होता है। ठीक है, सारी बातें पिछले क्लासों में आपने ये पढ़ रखी हैं, कुछ नई नहीं है यहां पर। देखो इसके बाद कुछ और हमने छोटी छोटी सी बातें और भी बतानी है। देखो जैसे हम कोई 2 बिंदु ले लेते हैं, मूल बातें देखो बहुत बहुत ढेर सारी हैं, छोटी से छोटी, उनको हम ज्यादा आपको नहीं बताएंगे। सारी बातें आपको पता होनी चाहिए और होंगी भी, और यदि नहीं है तो कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारी बिल्कुल एक एक करके कल क्लियर हो जाएंगी। देखो आपके पास 2 बिंदु होते हैं, जैसे एक बिंदु है x1, y1, एक दूसरा बिंदु और है, इसको हम मान लें x2, y2। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हमें ज्ञात करनी होती है तो यहां पर हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी केवल देखो हम प्रूव नहीं करवा रहे, केवल आपको वो फॉर्मूले बता रहे हैं जिनका हमें उपयोग करना है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे, देखो x1 माइनस x2 का होल अप स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल अप स्क्वायर, मानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो आपको याद रखना है भुज में से इस भुज को घटाएंगे, दोनों भुजों का अंतर का वर्ग प्लस दोनों कोटियों के अंतर का वर्ग होता है, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात हो जाती है। देखिए और कुछ याद करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के शीर्ष अगर हमें दिए जाएं, त्रिभुज के शीर्ष मान लो दिए जाएं x1, y1, दूसरा शीर्ष x2, y2 और तीसरा शीर्ष x3, y3 यदि हमें ज्ञात हो तो इस त्रिभुज के
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 ब्रैकेट में लिखेंगे बाई 1 माइनस बाई 2 और ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। एक बात और हम यहां पर आपको बताएंगे कि अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो निश्चित रूप से त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, क्योंकि तीनों बिंदु जब संरेख होंगे तो त्रिभुज बनेगा नहीं। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है, यदि बिंदु x1, y1, x2, y2 व x3, y3 संरेख हैं तो आपको याद रखना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखना है, 0 लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। देखिए और भी कुछ आपको जरूरत पड़ सकती है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ये होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यहां पर x1 y1 एक शीर्ष के निर्देशांक हैं, त्रिभुज के दूसरे शीर्ष के निर्देशांक x2 y2 और त्रिभुज के तीसरे शीर्ष के निर्देशांक x3 y3 हैं। तब त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, मतलब तीनों भुजों के योग का तिहाई, मतलब तीनों भुजों को जोड़ देना है और बटे 3 करना है, और कॉमा तीनों कोटियों को जोड़ देना है और बटे में 3 लिखना है। ठीक है, देखो हम चित्र से भी आपको बता दें। जैसे मान लें कि आपके पास ABC एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के एक शीर्ष के निर्देशांक x1 y1, दूसरे शीर्ष के निर्देशांक x2 y2 और तीसरे शीर्ष के निर्देशांक x3, y3 हैं। तब इस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक मान लेते हैं G केंद्रक है और इसके निर्देशांक मान लें x, y हैं। तो x बराबर तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और ये y बराबर हमारा हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इतना क्लियर। इसके बाद देखो और भी हमें कुछ जरूरत पड़ सकती है। जैसे एक कोई रेखा दी जाए, इस रेखा के एक सिरे के निर्देशांक x1 y1 और दूसरे सिरे के निर्देशांक x2 y2 अगर हमें ज्ञात हैं और इस रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें जरूरत पड़ जाए, तो रेखा के मध्य बिंदु C के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करेंगे। मान लें कि मध्य बिंदु हमारा x, y है, तब x निर्देशांक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 और y निर्देशांक जब ज्ञात करना होता है तो आपको लिखना है y1 प्लस y2 बटे 2। मतलब x निर्देशांक बराबर होता है दोनों भुजों का योग बटे 2 और y निर्देशांक बराबर होता है दोनों कोटियों का योग बटे 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये मध्य बिंदु के निर्देशांक, किसी भी रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, इस सूत्र का उपयोग करते हैं। और एक और बात आपको बताएं कि कोई अगर हम रेखा लें AB और इसके एक सिरे के निर्देशांक x1 y1 और इसके दूसरे सिरे के निर्देशांक x2 y2 हैं और ये कोई एक रेखा कोई AB पर कोई P बिंदु है, ये P बिंदु के निर्देशांक मान लें x, y है और ये P बिंदु इस रेखा को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है, तब P बिंदु को हम कहेंगे अंतः विभाजित बिंदु। क्या कहेंगे, अंतः विभाजन बिंदु। P के निर्देशांक ज्ञात करना है तो x निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, x बराबर फॉर्मूला होता है M1 x2 प्लस M2 x1 और अपॉन में लिखना होता है M1 प्लस M2। और इसी प्रकार y निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है M1 by 2 प्लस M2 by 1 और अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, तो इस तरीके से रेखा के अंतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। देखो याद रखना है कि अगर ये P बिंदु रेखा के अंदर है तब इसको अंतः विभाजन बिंदु कहेंगे। यदि ये P बिंदु रेखा के बाहर है कहीं, देखिए अभी हम बाहर वाला भी आपको फिगर बताएं, इसको रफ कर दें। देखिए एक रेखा AB और इस रेखा AB के A सिरे के निर्देशांक x1, y1 और इस B सिरे के निर्देशांक लिख दें x2, y2 हैं
और इस बी सिरे को देखो, इस रेखा ए बी को और थोड़ा आगे बढ़ाएं। मान लो ये आगे बढ़ाने पर कोई पी बिंदु मिलता है जो इस रेखा को देखो बाह्यता विभाजित करता, मतलब बाहर से विभाजन कर रहा है। अगर हम यहां से यहां तक पूरी इसको हम M1 लिख लें और यहां से यहां तक इसको हम M2 लिख दें, तो ये P बिंदु इस रेखा को बाह्यता विभाजन कर रहा है। बाह्यता विभाजन बिंदु P के निर्देशांक, मतलब बाह्य विभाजन बिंदु, बाह्य विभाजन बिंदु P, इसके निर्देशांक हमने x, y ले लिए। तो x बराबर होता है M1 x2 माइनस, देखो केवल प्लस और माइनस का फर्क है, यहां पर देखो प्लस आएगा अंता विभाजन में, और बाह्यता विभाजन में केवल माइनस लिखना है। M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन में लिखना है M1 माइनस M2, जबकि y निर्देशांक आपको लिखना है M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन में लिखना है M1 माइनस M2। ठीक है, तो ये आपका किसी रेखा AB को बाह्यता विभाजित करने वाला बिंदु P, जिसके की निर्देशांक हमने x, y मान लिए। तो x निर्देशांक निकालने के लिए आपको सूत्र अप्लाई करना है M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2, और y निर्देशांक ज्ञात करना है तो आपको लिखना है M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने कक्षा 10 में आपने अच्छी तरीके से पहले से पढ़ रखी हैं। इनकी यहां पर आपको आवश्यकता है, इसलिए हमने यहां पर आपको ये सारी बातें रिकॉल करवाई। ठीक है, तो अब हम सीधा आज के टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे, जो आज का ये आपका सरल रेखा वाला जो टॉपिक है, जिसको कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। और ये टॉपिक वास्तव में कुछ ऐसा है, आप ये कहेंगे कक्षा 11 में जरूर है, आप ये कह सकते हो कि भाई बोर्ड से तो लेना देना नहीं है कुछ, लेकिन अगर आपने ये पढ़ा है तो इसी की मदद से हमें कक्षा 12 में बहुत मदद मिलने वाली। अगर आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो अभी आपको 11 प्लस 12 मतलब कक्षा 11th और 12th दोनों को मिलाकर ही वास्तव में पूछा जाता है। तो इस चैप्टर का वहां भी आपको बहुत कंपटीशन में भी बहुत उपयोग है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सरल रेखा से संबंधित सारी बातें, ठीक है, तो इसको एक बार रब कर दें और फिर इसके बाद सरल रेखा से संबंधित सारी बातें आपको तैयार करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल रेखा, सरल रेखा से संबंधित यहां पे कुछ चीजें आपको जो पढ़नी है, उनमें सरल रेखाओं के कुछ रूप हैं, उनके हमें समीकरण ज्ञात करने हैं। तो उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। प्रवणता मानी उसका स्लोप एक्स अक्ष के साथ कितना इसका झुकाव है, या इसको ढाल भी कह सकते हैं। देखो कुछ इस प्रकार हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। देखो ये माने एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है। अगर हम ये माने कि आपका कोई एक रेखा ये है, इस रेखा का नाम दे दें, अगर इसको नाम एल दे दें, ठीक है, और इस रेखा का धन एक्स अक्ष के साथ झुकाव है वो है थीटा। देखिए इस रेखा ने जो एल रेखा है उसका धन एक्स अक्ष के साथ झुकाव कितना है, थीटा है। और ये झुकाव थीटा का जो टेंजेंट होता है उसको हम लिख लेते हैं टेन थीटा, और ये जो टेन थीटा होता है वास्तव में वही इस रेखा की प्रवणता कहलाता है, और प्रवणता को एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी रेखा का धन एक्स से झुकाव थीटा है तो उस रेखा की प्रवणता एम बराबर टेन थीटा होती है। क्या याद रखना है, किसी रेखा का धन एक्स से झुकाव यदि थीटा है तो उस रेखा की प्रवणता एम बराबर कितनी होती है, टेन थीटा। ठीक है, तो याद रखना है अगर प्रवणता पूछा जाए और आपको ये धन एक्स से झुकाव दिया जाए तो प्रवणता एम बराबर टेन थीटा। जैसे मान लें कि किसी रेखा का धन एक्स से झुकाव 45 अंश है, तो आपको बस एम का यहां थीटा का मान 45 लिखना है। प्रवणता एम बराबर इस रेखा की ज्ञात हो जाएगी, एम बराबर टेन 45 लिख दें, और टेन 45 का मान तो 1 होता है, तो इसका मतलब इस रेखा की प्रवणता एम बराबर कितनी हो गई, 1। ठीक है, अगर थीटा बराबर 30 है तो टेन 30 का मान लिख देंगे, है ना। जितना कोण यहां दिया जाए बस सीधा सीधा कोण का मान लिखना है, तो इस रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी। ये प्रवणता निकालने का आपका एक फॉर्मूला आपके साथ हो गया। ठीक है, प्रवणता या इसको ढाल भी कह सकते हैं। ठीक, प्रवणता अंग्रेजी में इसको स्लोप कह सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद देखो प्रवणता निकालने का एक दूसरा और है। तो देखिए दूसरे प्रकार से हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो एक आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु, और वही रेखा ये कुछ इस प्रकार हम बना दें, ठीक है, जिसका कि धन एक्स अक्ष के साथ झुकाव कितना है, थीटा है। इस रेखा पर कोई दो बिंदु ये मान लें, ये आपके पास कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, और इस ए बिंदु के निर्देशांक हैं x1, y1, और इस बी बिंदु के निर्देशांक हैं x2, y2। तो इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, जबकि इस रेखा पर दो बिंदु दिए गए, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करनी है, बस ये हम आपको बताना चाह रहे कि बिंदु ए और बी, इन दोनों को मिलाने से रेखा जो ए बी बनी है, उस रेखा ए बी की प्रवणता कैसे ज्ञात करेंगे, जबकि इस रेखा ए बी का धन एक्स अक्ष से झुकाव कितना है, थीटा है। तो देखो कुछ इस प्रकार हम इसका चित्र बना दें। देखो कुछ देखो इस प्रकार से, देखो हम बहुत अच्छी तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि यहां से यहां तक ये दूरी x1 है, ये यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है, x1, और यहां से यहां तक ये दूरी आपकी x2 दूरी है, ठीक है। देखो ये x1 और ये दूरी है y1, ये दूरी कितनी है, y1, और बिल्कुल इसी प्रकार ये दूरी यहां से यहां तक x2 है, और ये दूरी आपकी कितनी है, ये y2 दूरी है। चित्र से समझ में आ रहा होगा। इसमें अगर आप ध्यान से समझें तो ये x2 में से अगर x1 घटा दें तो ये दूरी हमारी x2 माइनस x1 हो जाएगी, ये यहां से यहां तक ये x2 माइनस x1, और बिल्कुल ठीक यही दूरी आपकी x2 माइनस x1, यहां भी इसको लिख सकते हो। अब यहां पे ऊर्ध्वाधर दूरियों में आओ तो ये दूरी पूरी y2 है, इस y2 में से y1 कम कर दें तो ये दूरी हमारी हो जाएगी कितनी, y2 माइनस y1। अब यहां पर देखो अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हमने आपको बताया कि अगर इस वाले त्रिभुज में इस पर हम यहां पर सी बिंदु डाल लें तो त्रिभुज ए बी सी वाले त्रिभुज में देखो तो यहां पर लिख दें टेन थीटा बराबर, क्या लिख सकते हो, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है, देखो ये है BC, और बटे में आधार कितना है, AC। तो यहां पर देखो लिख दें टेन थीटा बराबर BC वैल्यू कितनी है, देखो यहां से यहां तक कितनी है, y2 माइनस y1, और अपॉन में AC दूरी कितनी है, x2 माइनस x1। जबकि हमने बताया जो टेन थीटा होता है वही तो प्रवणता होती है, तो यहां पर टेन थीटा की जगह पर m लिख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रवणता m बराबर कितना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद रखना है ये तब प्रवणता आपको यूज करनी है, प्रवणता का फॉर्मूला तब यूज करना है जब दो बिंदुओं को मिलाने से कोई रेखा बनती है और उस रेखा की प्रवणता आपसे पूछी जाए तो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए बी की प्रवणता हो जाएगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। दो बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनी। चलिए देखो और एक कुछ बात आपको बताएं, जैसे हमारे पास एक एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, एक रेखा ये है, एक दूसरी रेखा ये, और ये दोनों रेखाओं ने एक्स अक्ष के साथ मान लें ये कोण अल्फा बनाया, ये कोण मान लें थोड़ी देर के लिए बीटा है। ये आपकी कोई एक रेखा है, इसका नाम L1 है, ये कोई रेखा है, इसका नाम L2 है, ठीक है। अब हम जो चित्र हमने बनाया उसके अनुसार तो ये लग रहा है कि ये दोनों रेखाएं आपकी कैसी लग रही हैं, समांतर। यदि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन अल्फा बराबर टेन बीटा। ध्यान से समझना, यदि अल्फा बराबर बीटा है तो टेन अल्फा बराबर टेन बीटा होगा। और जबकि टेन अल्फा बराबर क्या है, हमने बताया कि अल्फा जो होता है अगर धन एक्स अक्ष से झुकाव किसी रेखा का है तो वो उसकी प्रवणता टेन अल्फा क्या कहलाएगा, उस रेखा की प्रवणता कहलाएगा। तो ये L1 रेखा की प्रवणता हो जाएगी कितनी, M1, और ये टेन बीटा बराबर हो जाएगी L2 रेखा की प्रवणता, ये इसको हम लिख दें कितना, M2। L1 मानी क्या है, रेखा L1 की प्रवणता M1 है और L2 रेखा की प्रवणता कितनी है, M2 है। तो यदि M1 बराबर M2 होता है तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर। मानी ये दोनों रेखाएं समांतर तब कही जाती हैं जब उनकी दोनों की प्रवणताएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखिए और समझें, जैसे एक कोई रेखा हमारी इस प्रकार हम खींच दें ऐसी, ठीक है, और एक कोई रेखा खींचे कुछ इस प्रकार खींचे। दो ध्यान से समझना है, ये रेखा जो है L1 है और ये रेखा है वो L2 रेखा है। ये जो रेखा
दिख रही है, ये एक्स अक्ष से अल्फा कोण बना रही है और ये रेखा आपस में 90 अंश के कोण पर हमने आपको यहां पर काट के बताई है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है 90 अंश पर, समकोण पर काट रही हैं। तो ये वाला कोण कितना होगा आपको निश्चित रूप से कह देना है भाई कि देखो कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज का एक कोण अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो इस कोण को क्या कहते हैं, बहस कोण कहते हैं। और जो बहस कोण का मान होता है वो अंतःअभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मानी हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण हो जाएगा आपका 90 प्लस अल्फा। ठीक है, अब बताओ भाई रेखा, देखो इसको हम रब कर दें, चलो यहां पर इसको रब कर देते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि रेखा L1 की प्रवणता कितनी होगी। हमने आपको बताया किसी भी रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको अप्लाई करना है। रेखा की प्रवणता अगर मान लें m1 है तो m1 बराबर हो जाएगा tan थीटा। थीटा मानी इस रेखा की जो धन एक्स अक्ष से झुकाव है वो थीटा है, तो इस रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव कितना है, अल्फा है। तो इसका मतलब रेखा L1 की प्रवणता हो जाएगी m1 बराबर कितना, tan अल्फा। अब आ जाओ इस रेखा की प्रवणता, मानी रेखा L2 की प्रवणता। तो रेखा L2 की प्रवणता हम लिख दें अगर m2 है तो बताओ इसकी प्रवणता कैसे ज्ञात करोगे। हमने बताया आपको सूत्र तो वही लगना है, tan थीटा। थीटा मानी धन एक्स अक्ष से झुकाव, देखो कितना है 90 प्लस अल्फा है। अब आपको अच्छी तरीके से पता है tan 90 प्लस अल्फा बराबर क्या होता है, कॉट अल्फा होता है। तो इसको लिख देना है कॉट अल्फा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझें, यहां पर हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं m2 बराबर कॉट अल्फा बराबर होता है 1/tan अल्फा। बोलो होता है कि नहीं, देखो ध्यान से समझो। अब अगर हम m1 में m2 का मल्टीपल कर दें तो m1 बराबर तो है हमारे पास tan अल्फा और m2 बराबर है 1/tan अल्फा। तो यहां tan अल्फा और tan अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। मानी m1 गुणे m2 बराबर कितना, सॉरी थोड़ी गलती हो गई, देखो tan 90 प्लस अल्फा बराबर होता है कितना, माइनस कॉट अल्फा होता है ना। तो ये हो जाएगा -1/tan अल्फा और ये बराबर हो जाएगा -1/tan। तो ये tan अल्फा कट गया तो क्या बचा, -1 बचा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, -1। और यदि दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो दोनों की प्रवणताएं आपस में क्या होती हैं, बराबर बराबर होती हैं। ठीक है, इतना क्लियर। तो देखिए अभी आपने जो अभी यहां पर रेखा संबंधित बातें बताई वो एक बार फिर से रिकॉल करा दें। हमने आपको बताया किसी भी रेखा की प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। यदि रेखा का धन एक्स अक्ष से झुकाव थीटा है तो उस रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा। दूसरे प्रकार से अगर रेखा की प्रवणता हमें दो बिंदु दिए जाएं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आपसे पूछी जाए तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालने का सूत्र होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, दोनों रेखाएं परस्पर समांतर कब कही जाएंगी, जब दोनों की प्रवणताएं आपस में कैसी हो, बराबर बराबर हो। दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत कब कही जाएंगी, यदि m1 गुणे m2 बराबर -1 हो, अर्थात दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल बराबर -1 होता है, तब दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत कही जाती हैं। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं, इसके बाद चलिए रेखा के समीकरण की बात कर दें। ठीक है, तो रेखा के समीकरण संबंधी कुछ बातें देखो, इसको रब कर दें और रेखा से संबंधित जो रेखा के समीकरण निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लें। और बेसिक सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समाप्त करेंगे और नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को हल करवाएंगे। ठीक है, देखो यहां पर सबसे पहले आपको समझना है, जैसे ये आपका है एक्स अक्ष, ये है आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लिया जाए, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु लिया जाए, यहां 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 कहीं भी बिंदु लिया जाए तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं वहां पर y का मान क्या होता है, 0। एक्स अक्ष पर y निर्देशांक बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो आपको याद रखना है कि जो एक्स अक्ष पर जो बिंदु लिया जाता है वो y निर्देशांक 0 होता है, मानी y बराबर क्या होता है, 0। एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0, ऐसे याद रखना है। क्या याद रखना है, एक्स अक्ष का समीकरण, क्योंकि एक्स अक्ष भी तो एक रेखा है।
और इस रेखा का समीकरण अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है y बराबर 0। ठीक, एक्स अक्ष का समीकरण क्या बताया, y बराबर 0। इसी प्रकार देखो आ जाओ, y अक्ष का समीकरण क्या लिखोगे, y अक्ष पर जो बिंदु होते हैं, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, x निर्देशांक बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि y अक्ष का समीकरण होता है, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। याद रखना है, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है और y अक्ष का समीकरण होता है कितना, x बराबर 0। इसके बाद देखो थोड़ी सी और बातें समझें। कोई रेखा यदि x अक्ष के समांतर खींची जाए, जैसे मान लें ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, और x अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचे, देखो यहां पर हमने खींची है रेखा AB, एक रेखा हमने खींची है, कहां पे खींची है, x अक्ष के समांतर कोई रेखा हमने खींची है और x अक्ष के ऊपर की ओर खींची है। देखो और ये भी याद रखना है कितनी दूरी पर, मान लें यहां से यहां तक ये दूरी a है हमारी, कितनी दूरी है a, तो x अक्ष के समांतर कोई रेखा हमने मूल बिंदु के ऊपर की ओर खींची है, तो x अक्ष के यहां लिखें, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कितना होगा, y बराबर a। ध्यान देना है कितनी दूरी पर, x अक्ष से a दूरी पर हमने कोई रेखा खींची है x अक्ष के समांतर, तो उसका समीकरण कितना हो जाएगा, y बराबर a। यदि ये नीचे की ओर रेखा खींचते थे तो y बराबर -a हो जाता। जैसे देखो ध्यान से समझें, x अक्ष ये है, y अक्ष ये है, मूल बिंदु ये है, और ये वाली रेखा जो हमने ऊपर खींची है वो मूल बिंदु से, ये x अक्ष है ना, इस x अक्ष से नीचे की ओर खींचे, कितनी दूरी पर, वही दूरी a मान लें। तब इस रेखा AB का समीकरण कितना हो जाएगा, तब इस रेखा AB का समीकरण आपका हो जाएगा, रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण हो जाएगा y बराबर -a। तो को याद रखना है कि अगर मूल बिंदु से ऊपर की ओर a दूरी पर रेखा खींचेंगे x अक्ष के समांतर, तब रेखा का समीकरण होगा y बराबर a। और यदि रेखा मूल बिंदु से नीचे की ओर x अक्ष के समांतर खींची जाए, कितनी दूरी पर, a दूरी पर, तब रेखा AB का समीकरण हो जाएगा y बराबर -a। चलिए यहां पर आ जाओ, देखो हमने बताया आपको y अक्ष का समीकरण, अब y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, देखो वही फिगर बनाएं, x अक्ष ये y अक्ष, ये मूल बिंदु। अब हमें रेखा कोई खींचनी है y अक्ष के समांतर, मान लो y अक्ष के समांतर कोई रेखा हमने देखो ये खींची, ठीक, ये रेखा है हमारी y अक्ष के समांतर और मूल बिंदु से मान लें कि b दूरी पर है, कितनी दूरी पर, b दूरी पर है, और किधर है, दाईं ओर, मूल बिंदु से दाईं ओर है, b दूरी पर रेखा। तब इस रेखा AB का समीकरण हो जाएगा, रेखा AB का समीकरण, y अक्ष के समांतर रेखा जो AB खींची गई है उसका समीकरण हो जाएगा x बराबर a। ठीक, और यदि ये लेफ्ट की ओर खींची जाए, देखो यहां पर चित्र से देखो, समझो बात, x अक्ष ये है, y अक्ष ये है, मूल बिंदु ये है, और ये रेखा अभी हमने इधर की ओर खींची थी AB रेखा, अब इधर ना खींच के इधर आ जाओ, इधर ये रेखा हमने खींच दी AB, कितनी दूरी पर, वही दूरी b दूरी पर बाईं ओर रेखा खींची है, तब रेखा AB का समीकरण हो जाएगा, रेखा AB का समीकरण हो जाएगा x बराबर -b। सॉरी यहां पर कितना b था ना, तो बाई यहां पर x बराबर b लिखोगे और यहां पर x बराबर कितना लिखोगे, -b। ठीक है, तो रेखा AB का समीकरण हो जाएगा x बराबर -b, और इधर दाईं ओर रेखा खींची जाएगी y अक्ष के समांतर, तब रेखा AB का समीकरण हो जाएगा x बराबर b। ठीक है, तो x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x अक्ष के समांतर रेखा AB का समीकरण होता है, अगर रेखा x अक्ष के ऊपर की ओर खींची जाए तो रेखा का समीकरण x बराबर a, और रेखा नीचे की ओर खींची जाए तो रेखा AB का समीकरण y बराबर -a होता है। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींची जाए मूल बिंदु के दाईं ओर b दूरी पर, तब रेखा AB का समीकरण हो जाएगा x बराबर b, और मूल बिंदु से अगर बाईं ओर y अक्ष के समांतर कोई रेखा खींची जाए तब रेखा AB का समीकरण हो जाएगा x बराबर -b। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद कुछ और मानक समीकरण हैं, उनको भी देखो समझें।
रेखाओं के मानक समीकरण देखिए। चलिए देखो, यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है ढाल अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण। ढाल अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण। देखिए सूत्र होता है y बराबर mx प्लस सी। आपको डायरेक्ट याद रखना है, जहां पर m क्या है, m बराबर है रेखा की प्रवणता कहें या ढाल कहें, एक ही बात है। और c बराबर क्या होता है, y अक्ष पर काटा गया अंताखंड। y अक्ष पर काटा गया अंताखंड, ठीक है, अंताखंड। देखो इसका कुछ चित्र इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, कोई रेखा इस प्रकार खींची जाए और इसका धन एक्स अक्ष से झुकाव अगर थीटा है तो m बराबर, तो आपको पता ही होता है m बराबर tan थीटा, ठीक, m ऐसे ज्ञात करेंगे। और c बराबर, ये देखो वाई अक्ष पर जितना अंताखंड कटा है यहां से यहां तक, ये वैल्यू हमारी c कहलाती है। क्या कहलाती है, c। तो प्रवणता और ढाल रूप में, प्रवणता और अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी। m का मान देखो कैसे ज्ञात करेंगे, m बराबर tan थीटा वाले फॉर्मूला से m का मान ज्ञात करेंगे। और c होता है y अक्ष पर काटा गया अंताखंड। ये यहां से हमें प्रश्न में दिया जाएगा, ठीक, तो यहां रख देंगे, बस रेखा का सीधा समीकरण ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद दूसरा देखो, एक हमें बिंदु दिया जाएगा। बिंदु मान लें, बिंदु ये है हमारा x1 y1 तथा उसकी प्रवणता दी जाए, प्रवणता m के पदों में रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या होता है, आपको याद रखना है y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। कभी याद रखना है कि रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जबकि उस रेखा पर एक बिंदु x1 y1 दिया जाए और उसकी प्रवणता m दी जाए, तो रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। लिखेंगे सूत्र y माइनस y1 बराबर m ब्रैकेट में x माइनस x1। इसके बाद देखिए एक तीसरा और फॉर्म हो जाएगा इसका। दो बिंदु दिए जाएं, दो बिंदु, मान लो पहला बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण अगर हमें ज्ञात करवाया जाए तो आपको याद रखना है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता कितनी होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये देखो वास्तव में ये और ये एक ही सूत्र है, बस केवल यहां पर प्रवणता दी जाएगी, यहां प्रवणता नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यही तो देखो m की जगह लिखा है, बाकी तो बिल्कुल सेम है सब कुछ। तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको डायरेक्ट याद रखना है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। इसके बाद देखो ये चौथे प्रकार का आपका समीकरण होगा रेखा का, उसको आपको लिखना है अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण। अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण। अंताखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। देखिए a और b क्या है, यहां पर चित्र के माध्यम से समझें। x अक्ष ये है, y अक्ष ये है, मूल बिंदु ये है, कोई रेखा इस प्रकार काट रही है। x अक्ष पर काटा गया अंताखंड a है और यहां पर ये y अक्ष पर काटा गया अंताखंड b है। तो इस रेखा AB, मान लें ये रेखा है AB और इस रेखा AB का समीकरण आपका हो जाएगा x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। याद रखना है मूल बिंदु से x अक्ष पर काटी गई, ये x अक्ष पर काटा गया अंताखंड a कहलाएगा और मूल बिंदु से यहां a बिंदु तक ये दूरी अगर b है, मानी y अक्ष पर काटा गया अंताखंड अगर b है, तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। इस पर देखो थोड़ा सा एक प्रकार आपका और समीकरण का मिलेगा, पांचवें प्रकार का समीकरण। देखो ये लंब रूप में रेखा का समीकरण। लंब रूप में रेखा का समीकरण। लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p।
जहां पर अल्फा क्या है, पी क्या है, थोड़ा चित्र से समझ लें। एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, कोई रेखा ए बी है, ये मान लें कोई रेखा है ए बी, और ये मूल बिंदु है। इस मूल बिंदु से इस रेखा पर देखो लंब डाल दें तो ये लंब की माप, ये लंब का मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा मूल बिंदु से लंब डाल दिया जाए तो इस लंब की माप को हम पी कहेंगे। और इस लंब ने एक्स अक्ष से, धन एक्स अक्ष से जो झुकाव बनाया है वो है अल्फा। लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव अल्फा है, यहां पर लिख दें। अल्फा क्या है, लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव, लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव क्या है, अल्फा है। और पी क्या है, पी बराबर है लंब की माप है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप। मूल बिंदु से रेखा की दूरी भी इसको कह सकते हैं, मूल बिंदु से रेखा की दूरी, से रेखा की दूरी, दूरी मतलब लंबवत दूरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये रेखा के 5 हमने आपको केवल 5 रूप बताए, इन पर सारे आपके प्रश्न बनेंगे। जिस रूप में रेखा का समीकरण पूछा जाए, जो भी शर्त दी जाए, उस हिसाब से आपको सवाल कन्वर्ट करना है। थोड़ी सी कुछ और बातें रह गई हैं जो कि आपको अगले वाले एक्सरसाइज में, बहुत अगले वाले मतलब लास्ट एक्सरसाइज में मिलेंगी, उनको हम वहीं पे बताएंगे, क्योंकि यहां से वहां तक पहुंचेंगे तो मेरे ख्याल से आप बेसिक सारी चीजें भूल जाएंगे। बस एक्सरसाइज 1, 2, ये 1, 2 एक्सरसाइज करनी है। दोनों एक्सरसाइजों के लिए जो भी हमने आपको बताया ये लगभग एनफ है, पर्याप्त है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छा सा आया होगा, और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके भाई जरूर सब बताओगे कि ये समस्या है, उसके हम प्रश्नों के साथ सारी समस्याओं को हल करते हुए आपको आगे ले चलेंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी, ऐसी हम आपसे उम्मीद लगाते हैं कि आप इसको आज कंप्लीट करोगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे